Hello everyone. So in this video we are going to understand the most important topic of the business and profession, that is the depreciation. ये depreciation आपके intermediate as well as final level दोनों पे है important होता है, क्योंकि PGBP का कोई क्वेश्चन आया तो उसके अंदर मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि depreciation का प्रोविजन कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाएगा. So let's start with the class, that is डेप्रिसिएशन सेक्शन नंबर 32. क्या बोलता है डेप्रिसिएशन? सबसे पहले ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि डेप्रिसिएशन होता क्या है. हमारी जो भी वैल्यू है एसेट की वो धीरे धीरे कम होती है और ये हमको एक एक्सपेंस अलाउ होता है पीजीबीपी के अंदर. लेकिन क्या मैं हर किसी एसेट पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकती हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए आपको दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी बहुत मैंडेटरी है. फर्स्ट कंडीशन है बेटा, दैट इज़ यू शुड ओन द असेट, मतलब यू शुड बी द ओनर ऑफ द असेट. अब जब ओनर की बात चलती है, जब ओनर की बात चलती है तो बच्चों को लगता है लीगल ओनर होना ज़रूरी नहीं है. अगर आप बेनिफिशियल ओनर भी हो उस पर्टिकुलर एसेट के तो भी आप उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई एसेट हायर परचेज पे परचेज करी तो आप उसके ओनर तो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे बनोगे ना, लेकिन द मोमेंट आपने उसका डाउन पेमेंट करा आप उसका डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद से डाउन पेमेंट करने के बाद वो असेट आपके पास, अगर आप उस असेट के पूरे मजे ले रहे हो, इसीलिए आप उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो. सेकेंड है, आपका असेट आपके पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज नहीं होना चाहिए. आपका जो असेट है वो पर्टिकुलर बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए ही यूज होना चाहिए, तो ही आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो. अदरवाइज आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते हो. तो दो कंडीशन हमको फुलफिल करनी है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए. फर्स्ट कंडीशन है दैट यू शुड बी द ओनर ऑफ द एसेट, और सेकेंड कंडीशन है बेटा दैट पर्टिकुलर एसेट शुड बी यूज्ड फॉर द बिजनेस एंड प्रोफेशन. दो ऐसे एसेट होते हैं जिस पर कभी भी डेप्रिसिएशन, दो ऐसे एसेट होते हैं जिसका डेप्रिसिएशन का हमको पढ़ना पड़ेगा. दैट इज फर्स्ट है लैंड पे कभी भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा. गुडविल पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है. लेकिन स्मिथ सिक्योरिटी का केस था. स्मिथ सिक्योरिटी के केस के अंदर ऐसा बोला गया कि डेप्रिसिएशन, दैट गुडविल इज अ डेप्रिशिएबल एसेट, कि आपकी गुडविल एक डेप्रिशिएबल एसेट है. ये स्मिथ सिक्योरिटी के केस के अंदर बोला गया था. नेक्स्ट हम देखते हैं, तो अब डेप्रिसिएशन हमको चार्ज करना है तो क्या ये हमारी मर्जी है? मेरे को इस साल डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, अगले साल नहीं करना है, तो क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? नहीं, आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना मैंडेटरी है. इवन दो आप लॉसेस के अंदर जा रहे हो तो भी डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना पड़ेगा. ऐसा क्यों? नहीं तो लोग अपनी मन माफिक कभी भी जब चाहे, जब उनको प्रॉफिट कम करना है तब डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे, और जब प्रॉफिट कम नहीं करना है तब असेट की वैल्यू वहाँ का वहीं खड़ी रखेंगे. उससे क्या होगा, जब उनका मन हुआ तब वो प्रॉफिट को फ्लक्चुएट कर सकते हैं. सो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है. डेप्रिसिएशन एक मैंडेटरी आपको चार्ज करना जरूरी है सेक्शन 32 के तहत. ना अब डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो हमने तो अकाउंट्स के अंदर बहुत सारे मेथड पढ़े डेप्रिसिएशन चार्ज करने के, तो यहाँ पर भी क्या सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. यहाँ पर इनकम टैक्स के अंदर डेप्रिसिएशन चार्ज करने के दो मेथड्स दे रखे हैं, दैट इज एसएलएम मेथड एंड डब्ल्यूडीवी मेथड. तो ये तो सेम ही होते हैं हमारे अकाउंट से? नहीं, क्योंकि एसएलएम मेथड अगर आपको फॉलो करना है तो आपको इंडिविजुअल असेट सिस्टम फॉलो करना पड़ता है, और जब आप डब्ल्यूडीवी चार्ज करते हो तो आपको ब्लॉक कंसेप्ट फॉलो करना है, जो टोटली डिफरेंट है आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट है, अब हर सबके पास ऑप्शन आता है क्या कि वो एसएलएम मेथड और डब्ल्यूडीवी मेथड को फॉलो कर सकता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. सिर्फ एक ही ऐसी पर्टिकुलर एसएससी है जिसके पास ऑप्शन है, वो चाहे तो डब्ल्यूडीवी फॉलो करे और वो चाहे तो एसएलएम फॉलो करे. बाकी सारे काइंड ऑफ एसएससी के लिए कंपलसरी डब्ल्यूडीवी मेथड होता है. मतलब सिर्फ एक एसएससी, कौन सा है वो एसएससी? पावर जनरेटिंग यूनिट. अगर कोई पावर जनरेटिंग यूनिट है तो उसके पास ऑप्शन है, वो चाहे तो डब्ल्यूडीवी मेथड को फॉलो कर सकता है, वो चाहे तो एसएलएम मेथड को फॉलो कर सकता है. लेकिन इफ यू आर एन एंटिटी अदर देन पावर जनरेटिंग यूनिट, देन यू हैव टू चार्ज डेप्रिसिएशन बाय डब्ल्यूडीवी मेथड. और डब्ल्यूडीवी मेथड अगर आप फॉलो कर रहे हो तो कंपलसरी आपको ब्लॉक कंसेप्ट के ऊपर जाना पड़ेगा, और अगर आप एसएलएम
एसएलएम मेथड चूज कर रहा है, पावर जनरेटिंग यूनिट ही सिर्फ कर सकता है, तो उसको इंडिविजुअल एसेट सिस्टम पर भी वो जा सकता है। व्हाट इज इंडिविजुअल एसेट सिस्टम? सो सपोज करो मेरे पास ये पर्टिकुलर एसेट है, ये बोतल है, तो मैं इस पर अलग से डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगी, और मेरा ये पेन है, मैं इस पर अलग से डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगी। मतलब मैं हर एसेट पे अलग अलग डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगी इंडिविजुअल एसेट बेसिस पे। लेकिन ब्लॉक कंसेप्ट ये बोलता है, ब्लॉक कंसेप्ट बेटा बोलता है कि आपको ना इकट्ठा करने हैं एसेट्स को। इकट्ठा करने का प्रिंसिपल क्या? सेम क्लास और सेम रेट के एसेट्स आप इकट्ठा करोगे, उनका ब्लॉक बनाओगे। So now you need to understand what is the block concept। तो सेम क्लास सेम रेट ये हमने देख लिया। अब क्या होती है क्लासेस और क्या होती है रेट्स, ये अब हम समझते हैं। सो बेसिकली इनकम टैक्स ने 4 क्लास आपको दी है, दैट इज बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एंड इंटैंजिबल एसेट। कितनी क्लासेस है इनकम टैक्स के हिसाब से? 4 क्लासेस है। दैट इज फर्स्ट क्या है आपका? बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एंड लास्ट इंटैंजिबल एसेट। अब याद हो गया ये आपको? नहीं हुआ तो चलो अब याद करते हैं। दैट इज 4 क्लासेस है। बॉयफ्रेंड से प्यार हुआ फिर इरिटेशन हो गई, दैट इज बॉयफ्रेंड से प्यार हुआ फिर इरिटेशन हो गई। मैडम ये क्या बोल रहे हो? बी फॉर बिल्डिंग, एफ फॉर फर्नीचर, पी फॉर प्लांट एंड मशीनरी एंड आई फॉर इंटैंजिबल एसेट। तो 4 ही क्लास है। बॉयफ्रेंड से प्यार होके इरिटेशन हो गई, बी फॉर बिल्डिंग, पी फॉर F for फर्नीचर, P for प्लांट एंड मशीनरी एंड I for इंटैंजिबल एसेट। तो ये बेसिकली 4 क्लासेस होती है इनकम टैक्स के अंदर, और इन 4 क्लासेस की अलग अलग रेट्स होती है। तो अब हम रेट्स याद करते हैं। तो सबसे पहले लेते भैया हमारे बॉयफ्रेंड को, दैट इज B फॉर क्या था हमारा? बिल्डिंग। अब बिल्डिंग है आपका क्लास 1। क्लास 1 के अंदर 3 ही रेट है। क्लास 1 के अंदर कितनी रेट आ रही है बेटा? आपकी 3 रेट आ रही है, दैट इज 5, 10 और 40। कितनी रेट है? 5, 10 और 40। कितनी रेट है? 5, 10 और 40। अब 5, 10 और 40 कैसे? सबसे अच्छा कौन रख सकता है घर को? मम्मी। मतलब रेसिडेंशियल बिल्डिंग पे सबसे कम डेप्रिसिएशन की रेट लगेगी 5%। फिर कमर्शियल में पापा दुकान पे जाते हैं, वो उनसे थोड़ा कम अच्छे से रखेंगे तो डेप्रिसिएशन की रेट थोड़ी बढ़ जाएगी, वो जस्ट डबल हो जाएगी, दैट इज 10%। और एक लास्ट है बेटा टेम्पररी बिल्डिंग। इनका तो पर्पज ही ये होता है कि ये नई बिल्डिंग बन जाएगी तो हम डिमोलिश हो जाएंगे। मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है तो छोटे छोटे घर उसके सामने जो बनते हैं ना, वो होती है टेम्पररी बिल्डिंग। तो उनकी लाइफ कितनी है? उनकी लाइफ है मैक्सिमम 2 ईयर और 2.5 ईयर, तो ये उसमें डिमोलिश हो जाएगी, इसलिए इसका 40% का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। तो सबसे अच्छा घर को कौन रखता है? मम्मी। तो सबसे कम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितनी बेटा? 5%। फिर पापा के लिए डेप्रिशिएट लेकिन डबल हो जाएगी, कितना हो जाएगा बेटा? 10%। और टेम्पररी बिल्डिंग की 40%। तो ये आपका हो गया कंप्लीट बिल्डिंग का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। नाउ द नेक्स्ट हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन देखेंगे नेक्स्ट क्लास। बॉयफ्रेंड, फ्रेंड मींस फर्नीचर, ठीक है। तो फर्नीचर की क्या रेट है बेटा? आपकी 10% है। स्ट्रेट अवे एक ही रेट है। फर्नीचर पे कौन सी रेट लगती है बेटा? 10% की रेट लगेगी। मतलब 10% के हिसाब से आपको इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। और लास्ट एक बार देख लेते हैं, दैट इज इरिटेशन हो गई, इंटैंजिबल एसेट है ना, इंटैंजिबल एसेट क्लास 4। क्लास 4 की भी बहुत स्पेसिफिक रेट है, दैट इज 25%। सारी तरीके के इंटैंजिबल एसेट इसके अंदर आ जाएंगे। आपका गुडविल ले लो, ट्रेडमार्क ले लो, जो भी इंटैंजिबल एसेट है, पेटेंट ले लो, वो सब इसके अंदर आएंगे और इनके ऊपर डेप्रिसिएशन की रेट लगेगी 25। तो 3 क्लासेस तो हमने कर भी ली, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड इंटैंजिबल एसेट। बिल्डिंग पे 5, 10 और 40, 5 रेसिडेंशियल, 10 कमर्शियल और 40 टेम्पररी बिल्डिंग, ठीक है। फिर उसके बाद क्लास सेकेंड फर्नीचर 10%, इंटैंजिबल एसेट 25%। ये खत्म हो गई 3 क्लासेस। अब लास्ट जो क्लास बची है प्लांट एंड मशीनरी, और प्लांट एंड मशीनरी की क्लास को हम एक रेसिड्यूअली क्लास भी बोलते हैं। मतलब जो असेट को कई इज्जत नहीं मिली वो कहां पे आ जाता है? प्लांट एंड मशीनरी में। उसको भी क्या मान लिया जाएगा? प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी के अंदर, प्लांट एंड मशीनरी के अंदर बेसिकली आपको 5 रेट्स मिलेगी, दैट इज 15%, 20%, 30%, 45% एंड 40%, ठीक है। इसको बढ़ते क्रम में याद रखो तो 15, 20, 30, 40 एंड 45। 15, 20, 30, 40 एंड 45 क्या है रेट्स बेटा? 15, 20, 30, 40 एंड
45। साथ में बोलोगे तो जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। कौन सी रेट है? 15, 20, 30, 40 एंड 45। ये 5 रेट्स है जो कि प्लांट एंड मशीनरी में है। तो इसको भी हम याद कर लेते हैं एक बार। इसको कैसे याद करेंगे? तो सबसे पहले इधर देखो, आप स्क्रीन पे मत देखो, अभी मैं समझा रही हूँ वो समझो। सबसे पहले सबसे नीचे खड्डे में कौन होता है? ऑयल वेल। तो उसमें सबसे कम रेट कौन सी रेट लगाएंगे हम? 15%, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़े ऊपर आए तो रोड आया, जिसमें छोटी छोटी गाड़ियां चल रही थी जो हायर परचेज के लिए या हायरिंग बिजनेस में भी यूज नहीं हो रही थी, जो हम खुद चला रहे थे, ठीक है। तो इसे छोटी छोटी गाड़ियों के ऊपर कौन सा डिप्रिसिएशन लगेगा? इस पे भी 15% लगेगा। फिर लहरों में चलने वाली गाड़ियां, फिर लहरों में जो चलते हैं वो कौन चलते हैं भैया? आपके ओशियन गोइंग शिप्स चलते हैं, आपके वेसल चलते हैं और आपके स्पीड बोट चलते हैं। मतलब जो लहरों में पानी में चलेंगे उन पर क्या डिप्रिसिएशन की रेट लगेगी बेटा? 20%। तो अभी तक हम कहा थे खड्डे में, ऑयल वेल में 15%। फिर छोटी छोटी गाड़ियां जो हायर बिजनेस के अंदर नहीं यूज होगी उसके लिए क्या होगा बेटा? 15% ही रहेगा उसके ऊपर भी। फिर नेक्स्ट, जो लहरों में चलते हैं, जो पानी में चलते हैं, वो ओशियन गोइंग शिप्स ले लो, वेसल ले लो या स्पीड बोट्स ले लो, इसके ऊपर आएंगे 20%। फिर क्या होता है? ओशियन गोइंग शिप हमारा गया तो वहां से बड़े बड़े ट्रक्स आते हैं जिसके अंदर आपका माल लोड होगा, और जो बड़े बड़े शिप्स आएंगे उस शिप्स जो अब क्या होगा? अब बड़े बड़े ट्रक्स आएंगे जिसके अंदर आपका जो गुड्स है वो लोड होगा, और वो बड़े बड़े ट्रक्स की रेट होगी बेटा 30%। क्या रेट होगी? 30%। अब बड़े बड़े ट्रक से माल एक्सपोर्ट करके देख लिया, अब हवा में उड़ने लगे हम। किस में उड़ने लग गए? हवा में उड़ने लगे, सबसे ऊपर आ गए। तो उसके रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 40%। तो अभी तक हमने क्या देखा? 15%, 15%, फिर 20%, फिर 30% और फिर 40%, ठीक है। ऑयल वेल पे 15%, छोटी छोटी गाड़ियों पे 15%, फिर उसके बाद ओशियन गोइंग शिप्स और वेसल पर 20%, बड़ी बड़ी गाड़ियां या हायर बिजनेस में होने वाली मोटर कार्स, उसके लिए कितना परसेंट होगा आपका? 30%। और अगर एयरक्राफ्ट वाला बिजनेस है तो बेटा 40%। ये हमने बेसिकली याद करा। नेक्स्ट अब अगर हम देखें तो अब हम लेते हैं मोटर कार वाले सेक्शन में। एक और चीज याद रखने की जरूरत है कि कोई एक पर्टिकुलर टाइम था जिसमें मोटर कार हमारी क्या हो गई थी? 19-20 हो गई थी। क्या हो गई थी? 19-20। मतलब उस गाड़ियों में कुछ खराबी सी हमको मिल गई थी। मतलब 19 और 20 और 19 में भी कब? जो बारिश का मौसम था। बारिश का मौसम किसमें होता है? अगस्त में होता है। तो 23 अगस्त 2019 से लेके 31 मार्च 2020 के बीच में अगर आपने छोटी छोटी गाड़ी ली है तो उसकी रेट 15% से इंक्रीज हो जाएगी। मतलब 15 + 15 30% की रेट हो जाएगी। और अगर बड़ी गाड़ी ली है उसमें भी 15% इंक्रीज हो जाएगा। मतलब मोटर कार, मोटर व्हीकल, उन पे अगर आपका जो 30% का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगता था वो कितना लगेगा बेटा? 45% का लगेगा। तो हमने देखा अगर आपका नॉर्मल मोटर व्हीकल है जो इस पर्टिकुलर डेट के अंदर नहीं लिए तो 15%, और बड़ी बड़ी गाड़ियां है तो 30%, लेकिन इनमें 15% का प्लस हो जाएगा अगर इसके 19-20 में आई थी। कब आई थी बेटा? 19-20। इनके गाड़ियों में क्या हुआ था? 19-20 कुछ हुआ था, ठीक है। सो अगर 23 अगस्त 2019 से लेके 31 मार्च 2020 के अंदर अगर आपने कोई एसेट को अगर आपने कोई मोटर व्हीकल को परचेस करा है तो उसके रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, जो नॉर्मल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, उसमें 15% ऐड होकर आपको मिलेगा डेप्रिसिएशन, ठीक है। सो दिस वन इज ऑल्सो डन एंड दिस वन इज डन। नेक्स्ट अब बात करते हैं विंड मिल्स की। अब क्या हुआ था? कोई एक पर्टिकुलर इंसान था, ठीक है। वो आपको प्रपोज करने से पहले आपका पंखा हुआ करता था, ठीक है, फैन हुआ करता था, मतलब विंड मिल थी वो एक तरीके की, ठीक है, फैन हुआ करता था, ठीक है। अब 14 को क्या होता है भैया? 14 फरवरी ऐसे याद रख लो तुम लोग। तो 14 फरवरी को क्या होता है? प्रपोज करते, फिर उनके भाव बढ़ जाते, ठीक है। भाव बढ़ के 25% से इसके भाव बढ़ जाएंगे। तो जब ये 1/4/2014, ये बेटा सिर्फ निमोनिक है ना, याद रखने के हिसाब से। सो 1/4/2014 मतलब 14
14 मतलब 14 फरवरी से लिंक कर लेना। उससे पहले ये क्या कौन थे भैया, पंखे थे आपके, घूमते रहते थे आपके आजू बाजू, ठीक है। और इनकी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितनी थी, 15% थी। लेकिन 1/4/2014 के बाद इन्होंने आपको प्रपोज कर दिया और फिर इनकी रेट तो कितने से बढ़ गई भाई, 25% से बढ़ गई। तो इनकी रेट क्या हो गई, 40% हो गई। इनकी रेट क्या हो गई भैया, 40% की इनकी रेट हो गई। तो विंड मिल अगर बिफोर 1/4/2014 के पहले परचेस्ड है तो इंस्टॉल्ड है, परचेस्ड एंड इंस्टॉल्ड है, तो उसमें डेप्रिसिएशन की रेट लगेगी 15%। एंड आफ्टर 1/4/2014 के बाद इस पर डेप्रिसिएशन की रेट लगेगी 40%। इससे पहले 15% और इससे बाद 40%। नेक्स्ट है बेटा, अब हमने ये सब देख लिया। अब लास्ट है 40% की रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। इसको कैसे याद रखेंगे, इतने सारे एसेट है भाई। इसको बोलेंगे एसी में बैठ के पॉल्यूशन की बातें रहने दो, ठीक है। एसी में बैठ के पॉल्यूशन की बातें रहने दो। ए फॉर एयरक्राफ्ट, सी फॉर कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, बी फॉर बुक्स एंड एनुअल पब्लिकेशन, पी फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस एंड आर फॉर रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेस इंक्लूडिंग ई व्हीकल्स। तो इनके ऊपर कौन सी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगी बेटा, 40% की रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगी। सो 40% को अगर मैं स्पेसिफिकली आपको बोलूं तो कैसे याद रखेंगे, एसी में बैठ के पॉल्यूशन कंट्रोल की बातें रहने दो। सो A for aircraft, C for computer and computer software, B for books, P for pollution control devices and R for renewable energy devices। तो ये हो गया है तुम्हारा पूरा रेट का कंसेप्ट। अब ये आपको ब्लॉक कैसे बनाना है, सेम क्लास और सेम रेट का आप बनाएंगे ब्लॉक, और उसी से क्या होगा, आपका डेप्रिसिएशन चार्ज होगा WDV मेथड से। तो आई होप आपको सारी रेट्स याद हो गई होगी। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। कितने तरीके की क्लासेस होती है बेटा, 4 तरीके की। बॉयफ्रेंड से प्यार होकर इरिटेशन हो गया। कितनी तरीके की क्लासेस होती है, 4 तरीके की। बॉयफ्रेंड से प्यार होकर इरिटेशन हो गया। B फॉर बिल्डिंग, F फॉर फर्नीचर, P फॉर प्लांट एंड मशीनरी एंड आई फॉर इंटेंजिबल एसेट। अब बिल्डिंग कौन मेंटेन कर रहा है, मम्मी। रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, कितना परसेंट, 5%। कमर्शियल पापा। और टेम्परेरी बिल्डिंग, तो टेम्परेरी बिल्डिंग पे कितना बेटा, 40%, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं देखूंगी तो आपका आएगा फर्नीचर, जिसके ऊपर स्ट्रेट अवे 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा, और इंटेंजिबल एसेट पे स्ट्रेट अवे 25% लगेगा। और लास्ट हमारा प्लांट एंड मशीनरी को याद रखने का ब्लॉक। तो प्लांट एंड मशीनरी को कैसे याद रखेंगे, सबसे नीचे क्या था, कुआ था, 15% की रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। उसके बाद क्या आएगा, छोटी छोटी गाड़ी जो हायर बिजनेस के अंदर यूज भी नहीं हो रही है, उसके ऊपर भी 15% का डेप्रिसिएशन। फिर नाव मतलब लहरों में चलने वाली गाड़ी, उसके अंदर ओशियंस आ गए, आपके स्पीड बोट्स आ गए, आपके वेसल्स आ गए, सारी चीजों पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 20% से डेप्रिसिएशन लगेगा। फिर क्या हुआ, बड़ी बड़ी गाड़ियां, ओशन में कोई सामान आया तो उसको अनलोड तो करना पड़ेगा, उसके लिए मोटर लॉरीज, बसेस, ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए होती है, या हायर बिजनेस के अंदर यूज होने वाली गाड़ियां, उनके ऊपर कितना बेटा 30% का डेप्रिसिएशन लगेगा। फिर उड़ान भर लेंगे और उसके ऊपर 40% का डेप्रिसिएशन की रेट लगेगी। मोटर कार में 19-20 हुआ था, मोटर कार में क्या हुआ था बेटा, 19-20 हुआ था। दैट इज क्या याद किया था, बारिश में हुआ था। बारिश कब सबसे ज्यादा होती है, अगस्त। तो हमने क्या याद किया बेटा, 23 अगस्त 2019 से लेके 31 मार्च 2020 के बीच में अगर आपने कोई भी एसेट परचेज करा है तो आपका जो नॉर्मल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है उसके अंदर प्लस 15% ऐड कर लेना, और वो आपकी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हो जाएगी। मतलब जिसपे 15 लगती थी उस पर लगेगी 30, और जिसपे 30 लगती थी उस पर डेप्रिसिएशन की रेट मिलेगी आपको 45। फिर हमारे साथ क्या एक हादसा हुआ था, 14 फरवरी 2014, मतलब आप 14 फरवरी मत याद रखना, 2014 याद रखने के लिए आपको ये लग पाया। तो 2014 की बिगिनिंग, दैट इज 1/4/2014 से पहले जो आपके पंखे थे उनकी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितनी थी, 15% थी। उसके बाद आपकी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितनी हो गई बेटा, 25% से बढ़ गई, दैट इज 40% की डेप्रिसिएशन की रेट हो गई। नेक्स्ट उसके बाद आपका फाइनल जो आता है दैट इज 40% की रेट, और उसके अंदर हमने कैसे याद किया था, एसी में बैठ के पॉल्यूशन कंट्रोल की बातें रहने दो। सो ए फॉर एयरक्राफ्ट, सी ए फॉर
AC na, C4 computer and computer software, B4 books and annual publication, P4 plant पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट एंड R4 रिन्यूएबल डिवाइसेस। तो ये कुछ रेट्स है जो आपको याद रखने जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में पेपर में कभी भी इस पर्टिकुलर एसेट्स के रेट आपको क्वेश्चन के अंदर नहीं मिलेगी, आपको याद रखना पड़ेगा। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो एज एन इंटरेस्टिंग वीडियो। वी विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो soon. If you like this video, do subscribe my channel.